नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ट्रू एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईवीएस एनसीईआरटी के नोट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हम 2 पार्ट कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इस वीडियो को तो आप देखेंगे ही। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप शिक्षण शास्त्र में अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम में 75 नंबर की आती है, तो आप मात्र एक वीडियो से ही बढ़ा सकते हैं, वो भी 65+ नंबर ज़रूर आएंगे आपके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। जैसे ही यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे टाइप कर देना है सीटेट ट्रू एग्ज़ाम। सीटेट ट्रू एग्ज़ाम, बस इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको सबसे पहला ये जो वीडियो दिखाई देगा यहाँ पे, ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है कि सीटेट की तैयारी कैसे करें ट्रू एग्ज़ाम, ये वाला, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स मिल जाएंगे, रामबाण ट्रिक्स मिल जाएंगी, जिनसे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और पेडागोजी में अपनी अच्छी समझ विकसित कर पाएंगे। तो इस एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा जाके। बस आपको यूट्यूब पे जाके सीटेट ट्रू एग्ज़ाम सर्च करना है और जो पहला वीडियो आएगा उसी को देख लेना। इसमें आपका संपूर्ण शिक्षण शास्त्र कवर किया गया है। आप इस 24 मिनट के वीडियो में पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपकी समझ बढ़ जाएगी और 75 में से 65 से अधिक नंबर आप निश्चिंत ही ले आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। इससे पहले कि हम गीजू भाई बदेखा तक कर चुके थे, आज से हम यहाँ पक्षियों का देखेंगे। ये एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं, ये आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं। पक्षी यहाँ पे दिया हुआ है कलचिड़ी, जिसे रॉबिन, इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं कलचिड़ी को। इसकी क्या खासियत होती है, ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, वो भी घास से। पत्थरों के बीच में घास से घोंसला बनाती है, टहनियों के ऊपर। और किससे बनाती है, जड़ों से, ऊन से, बालों से, सुई से, इन सबको मिलाकर ये अपना घोंसला बनाती है पत्थरों में। तो आपसे पूछेगा कलचिड़ी जो पक्षी होती है, जिसे इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं, ये कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है, तो पत्थरों के बीच में। वहीं कौवा की बात करें तो कौवा अपना घोंसला लोहे के तार से बनाता है। कौवा की एक खासियत है कि वो अपना घोंसला लोहे के तार से बनाता है, लकड़ी की शाखा पर बनाता है। और कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवा जो घोंसला बनाता है लोहे के तारों से, उसी में अंडे दे देती है कोयल। आगे दिया हुआ है फाख्ता के बारे में। फाख्ता जो एक पक्षी होता है, वो कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ पर घोंसला बनाता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कांटों के बीच में वो अपने घोंसले को सुरक्षित रखता है, इसलिए। तो जो फाख्ता है वो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। और मेहंदी का अगर आपने पेड़ देखा हो तो उसमें भी कांटे होते हैं, तो मेहंदी की मेड़ पे घोंसला बनाती है, जिससे कि उसका घोंसला सुरक्षित रहे। वहीं गौरैया की बात करें तो वो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी में, छत पे, आईने के पीछे, कहीं भी बना लेती है। इसी तरह कबूतर भी अपना घोंसला बनाता है, कहीं भी, अलमारी में या फिर छत में या फिर आईने या शीशे के पीछे। उसके बाद अगली जो पक्षी है वो है बसंत गौरी, जो कि पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाती है, उसी में अंडे रखती है। आपने देखा होगा एक लंबी चोंच वाली चिड़िया होती है, उसे ही बसंत गौरी कहा जाता है। ये क्या करती है, ये किसी भी पेड़ के तने में छेद बना देती है अपनी नुकीली चोंच से, फिर उसके बाद उसी में घोंसला बनाती है, फिर उसी में अपने अंडे देती है। आगे है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया जो होती है, ये पत्तों को सीकर, मतलब सिलकर अंडे देने हेतु तैयार करती है। जैसे जो दर्जिन नाम से ही पता चल रहा है, दर्जी का काम करती है, दर्जी की तरह पत्तों को सिलकर उसका घोंसला बनाती है, फिर उसी में अंडे देती है। अगला है शक्कर खोरा। शक्कर खोरा जो होता है वो पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, और अपने घोंसले को बनाने के लिए बाल, रुई या फिर पेड़ की छाल, कपड़े आदि का प्रयोग करता है। इनसे वो अपना घोंसला तैयार करता है। तो शक्कर खोरा जो होता है वो पेड़ से लटकता हुआ, बल्ब के जैसा जो लटकता हुआ आपने घोंसला देखा होगा कभी, तो वो इसी तरीके का होता है। तो जो शक्कर खोरा है वो लटकता हुआ घोंसला बनाता है, वो भी बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि को प्रयोग में लाकर। नेक्स्ट है वीवर पक्षी।
वीवर पक्षी जो होता है उनमें नर वीवर घोंसला बनाते हैं, मादा वीवर घोंसला नहीं बनाती हैं। जो मेल्स होते हैं वो ही घोंसला बनाते हैं। फिर उसके बाद मादा जो होती है वो उन घोंसलों का चुनाव करती है। जैसे कई नर वीवर थे, उन्होंने घोंसले बनाए, फिर उसके बाद में मादा जो होती है वो सबसे अच्छा घोंसले का चयन करती है, उसी में अंडे देती है। जो उसको सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित लगता है उसी में वो अंडे देती है, उसे चुनकर। तो ये थे कुछ पक्षियों के बारे में जो कि आपने जाना। इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है और किस चीज़ से बनाता है, तो उन सबको आपने जाना। अब आगे कुछ पशुओं के बारे में दिया हुआ है, जैसे गाय, बिल्ली, सांप, गिलहरी, इन सब के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे गाय के बारे में दिया हुआ है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो कि नुकीले होते हैं, ये घास को काटने के लिए प्रयोग करती है। वहीं पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, जिनसे वो भोजन को चबाती है। तो गाय के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके दांत किस तरीके के होते हैं, आगे के छोटे और नुकीले, पीछे के चपटे। वहीं बिल्ली और कुत्ते के बारे में दिया हुआ है, इनके दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस को फाड़ने के काम में आते हैं। सांप की बात करें तो सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह चबाता नहीं है भोजन को, सीधे निगल जाता है। सांप, आपने अजगर वगैरह को देखा होगा टीवी पे या फिर कहीं पे, तो वो जो होता है वो अपना जो शिकार होता है उसे सीधे निगल लेता है। आपने देखा होगा वो मोटा सा हो जाता है, धीरे धीरे करके उसे पीछे ले जाता है। तो वो चबाते नहीं हैं सांप, डायरेक्टली उसको निगल लेते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी और चूहा दो ऐसे जंतु हैं जिनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वो कुछ ना कुछ अपने दांतों से काटते रहते हैं और नुकसान भी कर देते हैं कई बार। तो ये था साथियों इन जानवरों के बारे में जो यहाँ पे दिए हुए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा हो, और शेयर भी करते चलें। आगे दिया हुआ है आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली ज़िला। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है पोचमपल्ली, उसमें एक गांव है मुक्तापुर, उस गांव का नाम है मुक्तापुर। मैं एक एक चीज़ को इसलिए हाईलाइट करके बता रहा हूं क्योंकि आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि आंध्र प्रदेश में कौन सा ज़िला है या फिर पोचमपल्ली ज़िला है तो उसका कौन सा गांव है। तो एक एक चीज़ याद करते चलिए साथ के साथ। पोचमपल्ली ज़िला के मुक्तापुर गाँव में इस ज़िले की क्या खासियत है, इसमें अधिकतर बुनकर रहते हैं। बुनकर क्या होते हैं, जो कि बुनाई कढ़ाई करते हैं, उन्हें ही बुनकर बोलते हैं। अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं। बुनाई को ही पोचमपल्ली बोला जाता है। मतलब बुनाई के कारण ही इस ज़िले का नाम पोचमपल्ली पड़ गया, इस तरीके से कह सकते हैं। तो पोचमपल्ली में सभी बुनकर परिवार रहते हैं और वहाँ पर मतलब मुक्तापुर गांव है वो ज़्यादा ही फेमस है। तो मुक्तापुर गांव भी आप याद रखें। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, खिलौने बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, साथ में चटाई बुनाई भी करते हैं। ये इनका मुख्य व्यवसाय है, चटाई बुनना। पोचमपल्ली ज़िले के लोगों का मुख्य व्यवसाय है चटाई बुनना। उसी तरीके से आगे देखें तो कुल्लू की शॉल फेमस है। और मधुबनी जो ज़िला था बिहार का, वहाँ की पेंटिंग फेमस है। असम में रेशम, और कश्मीर में कढ़ाई, कश्मीर की जो कढ़ाई है वो फेमस है। जो कढ़ाई जैसे कोई चीज़ काढ़ा जाता है जिसे बोलते हैं सुई धागे से, उसी को कढ़ाई बोलेंगे। तो वो फेमस है कश्मीर की, और असम की रेशम की चीज़ें, और मधुबनी जो कि बिहार का ज़िला है वहाँ की पेंटिंग फेमस है। इन पेंटिंग को कैसे बनाते हैं इन सबको मैंने बताया था। और कुल्लू की शॉल फेमस है। ये शॉल काफ़ी गर्म होती हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इन सब से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे चींटी के बारे में दिया हुआ है। चींटी सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। वहीं मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। पैरों के जो तलवे होते हैं उनसे मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं सूंघ कर, और हमारे शरीर की गर्मी से भी। सांप जो होते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते किंतु इनके अंदरूनी कान विकसित हुए होते हैं, इससे वो सुन पाते हैं। और साथ ही साथ वो अपनी जीभ जो बाहर निकालता है उनसे वो भूमि का कंपन महसूस कर लेता है कि कोई आ रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ज़मीनी कंपन से महसूस करते हैं। रेशम के कीड़े के बारे में दिया हुआ है कि कई किलोमीटर दूर से भी गंध से वो फीमेल कीड़े को ढूंढ लेता है, जो रेशम का कीड़ा होता है। वहीं बाघ, टाइगर के बारे में दिया हुआ है, अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। बताइए, टाइगर के बारे में दिया हुआ है वो 6 गुना ज़्यादा देख सकता है इंसानों से, वो भी अंधेरे में।
तो ये इसकी खासियत होती है। हवा में कंपन को मूँछों द्वारा भांप लेता है। उसकी जो लंबी लंबी मूँछें होती हैं उनसे वो हवा में कंपन को भांप लेता है। जैसे किसी ने दूर से कुछ भी हरकत की तो उसे वो भांप लेता है। और उसका घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जैसे कोई बाघ 3 किलोमीटर दूर से घुर रहा है तो उसे आसानी से सुना जा सकता है। आगे दिया हुआ है कि सुनना भी तेज पत्तियों के फड़फड़ाने व जानवर के चलने की आवाज़ के अंतर को पता कर लेता है। बताइए बाघ की ये विशेषता होती है कि मतलब जैसे जो पत्तियों के फड़फड़ाने की आवाज़ है या जानवर के चलने की आवाज़ है, इनमें अंतर वो पता कर लेता है कि किसी जानवर की वजह से पत्ती हिल रही है या फिर हवा की वजह से। ये उसकी खासियत होती है बाघ की, जो कि वो पता लगा सकता है। आगे दिया हुआ है कि जानवर जो होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद व काले रंग में देखते हैं। तो जानवर जो होते हैं वो किसी भी रंगीन चीज़ को नहीं देख सकते हैं, मतलब उसको भी वो ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखते हैं। तो ये जो छोटे पर से हम लोग सुनते हुए आए हैं कि सांड को जो लाल कपड़ा दिखा दो तो वो भड़क जाता है या फिर लड़ाई करने लगता है, उठा के पटक देता है। तो वो सब बातें कहीं सुनी हैं, आप उसको किसी और रंग का कपड़ा दिखाएंगे तब भी वो पटक देगा, क्योंकि जानवरों को ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, काला और सफ़ेद ही। वो रंगीन नहीं देख सकते हैं, वो लाल रंग का कपड़ा नहीं देख सकते हैं। उसको वो काला या सफ़ेद ही नज़र आता होगा और वो तब भी मतलब उसको भी देखकर भड़क जाएगा। वहीं आगे दिया हुआ है स्लाथ के बारे में। इसके बारे में पूछा जा चुका है पहले कि ये भालू जैसा दिखने वाला जीव होता है। स्लाथ जो होता है वो भालू जैसा दिखता है और पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। पेड़ जो होते हैं उनसे वो उल्टा लटक कर सोता है और तकरीबन 17 घंटे तक ये सो सकता है। उसी पेड़ के पत्ते को खा लेता है। ये बहुत ही आलसी होते हैं जो स्लाथ होते हैं। ये कहीं दूसरी जगह भोजन लेने के लिए नहीं जाते हैं। जिस पेड़ पर ये उल्टा लटक कर सोते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं, उसी के पत्ते को खा लेते हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पूरी ज़िंदगी में कम से कम 5-6 बार ही नीचे उतरते हैं। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये ज़मीन में जल्दी नहीं उतरते हैं। ये उसी पर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। पत्तियाँ ख़त्म हो जाने के बाद ये दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। 40 वर्ष के जीवन में ये 8 बार घूम पाते हैं। सोचिए, बताइए, सिर्फ 8 बार। 5 साल तक एक पेड़ में रह सकते हैं, मतलब जब तक उसके पत्ते रहते हैं तब तक वहाँ रहते हैं, उसी पत्तों को खाते हैं और उसी पर ये सब इसकी खासियत दी हुई हैं। आपसे किसी भी तरीके से पूछ लेगा कि मतलब स्लाथ के बारे में किसी भी तरीके से। तो ये जो होते हैं स्लाथ, इनके बारे में दिया था। ये देखिए यहाँ पे दिया है, बहुत आलसी होते हैं। हफ्ते में एक बार ज़मीन पर आते हैं। ये देखिए, हफ्ते में एक बार ज़मीन पर आते हैं, अगर ज़रूरत हुई, नहीं तो नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत आलसी होते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर उसी पर सो जाते हैं लटक कर उल्टा, और 17 घंटे तक ये सो सकते हैं। ये था इनके बारे में जानना। आप जान चुके होंगे उम्मीद है। वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लग रहा हो और शेयर भी कर दीजिएगा। आगे दिया हुआ है दोस्तों, सपेरों की एक जाति जिसे कालबेलिया बोलते हैं। सपेरों की एक जाति है जिसे कालबेलिया बोलते हैं। आपसे पेपर में पूछ लेगा कि कालबेलिया किसे कहते हैं, जो कि एक सपेरों की जाति होती है। अगला है नाग गुफन रंगोली। ये जो है सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। ये नाग गुफन एक टाइप की रंगोली है जो कि सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे सांपों के बारे में। भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में 4 प्रकार के ही जहरीले होते हैं। मतलब भारत में कई प्रकार के सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें सिर्फ जहरीले जो होते हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं। पहला है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है दुबोइया, चौथा है अफाई। ये 4 तरीकों के जो यहाँ पे दिए हुए हैं, यही सांप सिर्फ जहरीले होते हैं। सांप के 2 दांत, इन्हीं के द्वारा जहर शरीर में आता है। सांप के 2 यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सांप के जो 2 दांत होते हैं, उन्हीं से शरीर में जहर प्रवेश करता है। जब वो किसी को डस लेता है तो उसके जो 2 दांत होते हैं, उन्हीं से वो शरीर के अंदर जहर एंटर करा देता है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। सांप के जहर के असर को कम करने के लिए सीरम दवा दी जाती है। सांप के जहर को कम करने के लिए जो दवा दी जाती है उसका नाम सीरम है, जो कि सांप के ही जहर से बनाई जाती है। जिस तरह से कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह से जहर को भी जहर काटता है। ये जो सीरम दवा है वो सांप के ही जहर से बनी होती है। तो ये कुछ था आपने जाना। आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है नीपेथिंस पौधा। नीपेथिंस पौधा जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया व भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब इसकी क्या खासियत है? ये नरभक्षी बोल सकते हैं उस टाइप का ये पौधा होता है। ये कीड़े मकोड़े व छोटे जीवों का शिकार करता है, जिनमें मेढक चूहे भी शामिल हैं। ये घड़े जैसा दिखता है, दिखने में घड़े जैसा होता है और एक स्पेशल तरीके की ये स्मेल छोड़ता है, जो मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए। ये घड़े जैसा होता है, फिर बाद में ये अपने ऊपर से ये ढक लेता है। जैसे ही उसके अंदर कोई मक्खी या कोई कीड़ा जाता है, वैसे ही ऊपर से वो अपना घड़ा वो ढक लेता है और उसको अंदर ही पूरा डाइजेस्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से शिकार करता है। ये नेफथिंस जो पौधा होता है, ये शिकारी पौधे इनको बोल सकते हैं। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इसके साथ साथ भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसके बारे में। साथियों, आज के लिए इतना ही। और जो वीडियो मैंने आपको बताया था वो जाके ज़रूर देखिएगा, आपको निश्चिंत ही फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। आज मैं आपसे पहली बार मांग रहा हूँ, एम कर रहा हूँ इस वीडियो को 35 लाइक्स दीजिएगा, 35 तक पहुँचा दीजिएगा तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँगा। सिर्फ आपसे 35 लाइक्स मांगे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आगे मिलने वाले हैं, जिससे निश्चिंत ही आप सीटेट में अच्छे नंबर ला पाएंगे। क्योंकि 90 नंबर और 82 एससी और ओबीसी के लिए होता है, लेकिन आप अच्छे से अच्छा ला पाएँ, आगे के लिए तैयार रह सकें। आगे कुछ बदल जाता है या कुछ, तो आपको इस चैनल से ज़रूर मदद मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। 35 लाइक्स आपसे मांगे हैं बस। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।